लीजिए, अब इजराइल ने अमेरिका को ही धमका दिया। बात ऐसी है कि जब आप सांप को जहर पिलाएंगे तो सांप आपको डसेगा। बहुत सीधी सी बात है। ऐसे बहुत सारे सांप, इस बड़े सांप नाग अमेरिका ने पाले थे, जिसमें से इजराइल अब उसे ही डस रहा है। नेतन्याहू तो अमेरिका की कोई बात नहीं सुन रहा है। सिर्फ इसी वजह से नेतन्याहू और बाइडेन के बीच में झड़प भी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, बाइडेन ने तो नेतन्याहू से बात करना भी बंद कर दिया था। आइए सीधी बात करते हैं, जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह ही सुबह आपको बता रहा हूं। और यह बात आपको इतनी डिटेल में कोई बताएगा नहीं, इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा के तमाम जेन्युइन जानकारियां मिलती रहें। क्योंकि भारत में बहुत सारे अपने आप को पत्रकार बताने वाले अब छोटी छोटी चीज़ों को घुमा फिराकर यहाँ कंफ्यूजन भारत में पैदा कर रहे हैं और लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। आइए सुनिए अब मामला क्या है। जब से ये जंग शुरू हुई है तब से यूएन के अंदर जितनी बार रेजोल्यूशन लाया गया है सब फेल हुआ है। लेकिन यूएन के अंदर पहली बार कल एक रेजोल्यूशन पास हो गया, जिसे दुनिया के 10 देश मिलकर लेके आए। कौन से देश थे उनको किनारे रखिए, अमेरिका, जर्मनी ये सब नहीं थे। फ्रांस कहा जा रहा है कि शामिल था। 10 देशों का नाम खुला हुआ नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि 10 देशों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन बनाया जिसमें यह कंफर्म है कि अमेरिका नहीं है। और वो रेजोल्यूशन ये था कि रमजान के इस पाक अवसर पर जंग तुरंत रुकनी चाहिए, इजराइल को सीज फायर करना चाहिए, हमास को, हॉस्टेज को छोड़ना चाहिए और रमजान पाक के इस अवसर पर कत्लेआम बंद होना चाहिए, बमबारी बंद होनी चाहिए। और गाजा के अंदर इजिप्ट के रास्ते जितनी ज़्यादा मेडिकल, खाना, पानी ये पहुंचाया जाए उतना बेहतर होगा। यह बिल पहली बार पास हुआ और अमेरिका एब्सेंट रहा, यानी अमेरिका ने वोटिंग ही नहीं किया। बस कहानी यहीं से बिगड़ गई। अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, न इस बिल को रोकने के लिए उसने कुछ बोला, बल्कि सीधा एब्सेंट हो गया। देख लीजिए, इस पूरे मामले में क्लियर हो गया कि अमेरिका जैसे चुप रह गया तो ये बिल पास हो गया। इससे पहले कई बार बिल लाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया। अब मेरे दोस्तों, नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री इस वोटिंग से पहले ही धमकी दे चुका था बाइडेन को। यानी यूएन में मीटिंग होने से पहले इजराइल ने अमेरिका को धमकी दे दी थी कि आप वीटो इस्तेमाल कीजिएगा और कोई भी बिल पास मत होने दीजिएगा, वरना हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। और अगर आपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया और वो रेजोल्यूशन पास होने दिया तो हम बातचीत के लिए अपनी एक डेलीगेशन जो अमेरिका भेजने वाले हैं, जो टीम का काम यह है कि आपसे बातचीत करके गाजा में उसी हिसाब से काम करेगी, हम उस टीम को आपके यहाँ नहीं भेजेंगे अगर आपने रेजोल्यूशन पास होने दिया। यह रेजोल्यूशन पास होने से पहले ही बाइडेन को धमकी नेतन्याहू ने दिलवा दी थी, लेकिन अमेरिका ने यूएन के अंदर यह बिल पास होने दिया और एब्सेंट हो गया। इसके बाद नेतन्याहू पूरी तरह से भड़क गया। नेतन्याहू ने अमेरिका अपनी टीम गाजा के मुद्दे पर बात करने के लिए और गाजा की जंग के बाद क्या होना है उस स्पेशल टीम को अमेरिका भेजने से इनकार कर दिया। तुरंत अमेरिका के व्हाइट हाउस से नाराजगी का बयान आ गया कि इजराइल के इस कदम से हमें काफ़ी शॉक लगा है, काफ़ी बड़ा झटका लगा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा कि हमारी पॉलिसी इजराइल के लिए चेंज नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि हम इजराइल से पीछे हट गए हैं या उसके साथ नहीं हैं, लेकिन नेतन्याहू को हमारे खिलाफ ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन नेतन्याहू यानी इजराइल सांप वही है, वो सांप वाली मिसाल है ना, जितना इसको आप दूध पिलाओगे उतना खतरनाक ये फन बनाकर तुम ही डसेगा। उधर मेरे दोस्तों, इस रेजोल्यूशन से हमास काफी खुश हुआ और हमास ने इस रेजोल्यूशन का वेलकम किया है। उधर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है।
तो अमेरिका में मौजूद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि यह जंग हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमारे कैदी हमास से रिहा नहीं हो जाते। और सीधी बात यह है, रेजोल्यूशन पेजोल्यूशन डिजोल्यूशन कुछ भी हो भाई, मैं नहीं मानता, क्योंकि इजराइल खुद अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता। कत्लेआम वो कल भी कर रहा था, वो आज भी कर रहा है। मेरे दोस्तों, छोटी छोटी पार्टी कंबाइंड होकर यानी गठबंधन करके नेतन्याहू की सरकार बनती है। उसमें एक अहम पार्टी का एक बड़ा नेता गाइडन सार, बड़ा नेता जिसके समर्थन से ये नेतन्याहू की सरकार बनी थी, आपको बता दूं कि उसने रिजाइन दे दिया है। वजह यह है कि नेतन्याहू ने एक खुफिया और बड़ी अहम मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को तो बुलाया, लेकिन गाइडन सार को नहीं बुलाया, जिससे चिढ़कर इजराइल के एक दूसरी पार्टी के मजबूत गठबंधन वाले नेता ने अपनी पार्टी से रिजाइन देकर नेतन्याहू की सरकार के दीवार पर दरार डाल दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, यूएन के अंदर जो बिल पास हुआ है वो सिर्फ रमज़ान में जंग बंद करने का बिल पास हुआ है, लेकिन जिसे हम सफ़ेद शैतान यानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को जिस नाम से जानते हैं सफ़ेद शैतान, उस सफ़ेद शैतान ने भी इजराइल के खौफनाक कांड को और गाज़ा में बिखरी हुई लाशों को देखकर वो बयान दिया जो बयान कोई अरब मुस्लिम देश भी नहीं दे रहा है। फ्रांस ने परमानेंट सीज फायर की मांग की है। यूएन के अंदर बिल पास हुआ टेम्परेरी जंग रोकने का, लेकिन फ्रांस कह रहा है कि परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, नाउम्मीदी हराम है, और अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। भाई ये तो ईमान रखते हो? हाँ। इमैनुअल मैक्रोन के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह तक कह दिया कि जबरदस्ती गाजा को गाजा की सरजमीन से निकाला अगर इजराइल ने, तो यह गलत होगा और यह वॉर क्राइम होगा। मेरे दोस्तों, मैंने नहीं सोचा था कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। पहली बार मीटअप रखा और मीटअप की ये खौफनाक तस्वीरें जिसने हमारे दिल को हिला कर रख दिया। इसको सिस्टम मत समझिएगा कि ये किसी एल्विश यादव की तरह राजा भाई का भौकाल या सिस्टम है। ये बस मोहब्बत है जो से मैंने 3 साल में बड़ी मेहनत से जान हथेली पर रख कर कमाया है। माजरत चाहूँगा कि जामा मस्जिद के अंदर जब मैं पहुँचा तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, हज़ारों की तादाद में। यानी ख्वाब में भी मैंने नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जहाँ मैं खड़ा होऊंगा वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा, जहाँ मैं खड़ा होऊंगा वहाँ नारेबाजी शुरू हो जाएगी। कभी नहीं सोचा था। बस ये वो एक कुरान की आयत है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। एक वक्त वो दौर था जब मेरे गली मोहल्ले और मेरे अपने लोग मेरे घर पर हमला करने आया करते थे, ज़रा सी बात पर मुझे मारने पीटने की बातें किया करते थे। आज उनकी तरफ थोड़ा सा घूर दूं तो पैंट में मूत उनका निकल जाए। ये पावर देने वाला कोई और नहीं, अल्लाह है। यहाँ तक मुझे पहुँचाने वाला कोई और नहीं, आप हैं। गुरूर और घमंड किसी चीज़ का नहीं है। जो लोग सामने से मिले हैं उनको पता है मैं कैसा हूँ। हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगूंगा जिन लोगों से मैं मिल नहीं पाया, क्योंकि जामा मस्जिद का प्रशासन ही परेशान हो गया था कि ये 1 नंबर से जो शख्स घुसा है ये कौन है, जिसे 5 मिनट के अंदर 2 नंबर गेट से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि हालात बड़े बिगड़ गए थे। चारों तरफ से भीड़ भीड़ और भीड़। बहरहाल कोशिश करेंगे कि अगली बार और भी अच्छे तरीके से, गार्ड कम पड़ गए, थोड़ा ऑर्गेनाइज जो किया था हमने वो ज़्यादा सोच समझ के नहीं किया था। हमने सोचा था 150 लोग होंगे, हमें क्या पता वहाँ भैया हज़ारों की तादाद में लोग होंगे। माजरत सर, इस पूरे मुद्दे का मतलब ये है, ये जो कर रहा हूँ इसमें माफ़ी मांगने के लिए कि माफ़ कीजिएगा, बच्चा हूँ, छोटा हूँ, छोटा समझ के माफ़ कीजिएगा। गलती हो गई है कि मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया हूँ। लोग बिहार, दरभंगा,
लखनऊ, कानपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे। मैं माफ़ी चाहूँगा भाइयों कि मैं नहीं मिल पाया क्योंकि हालात बड़े ख़राब हो गए थे। अगर मैं ज़्यादा देर रहता, आचार संहिता लागू थी, मैं गिरफ़्तार हो जाता। इस वजह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, मुझे तुरंत वहाँ से भागना पड़ा। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे। ये स्कैनर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा मुद्दा चल रहा है, फरहान यहिया ने भी भाई वो मुद्दा उठाया कि भाई ये चंदे का बड़ा मसला चल रहा है, चंदाखोरी चल रही है। तो मैंने उनको उनके चैनल पर भी जवाब दिया और मैं अक्सर बोल भी रहा हूँ और ये मैं काम कर भी चुका हूँ कि जो ह्यूमन एड फाउंडेशन है उनको जब आपने रकम पहुँचाई तो मैंने वादा वफ़ा किया था। मैंने स्पेशल वो हर फ़ोटो, वीडियो और आपके पेमेंट की स्लिप मैंने दिखाई थी जब हमने जाकर फ़िलिस्तीन की एम्बेसी में आपका पैसा सबमिट किया। अब जिस मौलवी और अंजुमन को पूरे साल लग जाता है 5 लाख रुपया चंदा इकट्ठा करने में, अब वो लोग जब देखेंगे कि यार फ़िलिस्तीन के लिए तो 5-5 मिनट में 10-10 लाख रुपए इकट्ठे हो जा रहे हैं, तो सीने में तकलीफ़ होगी। तो कोई ना कोई मुल्ला मौलवी आपको बोलेगा ही कि भैया आप आस-पास देखो, भाई फ़िलिस्तीन तुम जाके देख रहे हो क्या? अरे फ़िलिस्तीन तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। अबे भाई, तुम्हारे में दम है तो तुम टिकट कराओ, जाओ फिर फ़िलिस्तीन। है कोई फ़्लाइट फ़िलिस्तीन जाने वाली? है कोई गज़ा जाने वाली? अब कोई कह रहा है भाई ये गाज़ा, फ़िलिस्तीन और वेस्ट बैंक तो अलग है, तो फरहान भाई ये जा नहीं रहा वहाँ पैसा गाज़ा का। अरे तो भैया सुनो, इधर सुनो, मैं बताऊँगा। जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ ना, फ़िलिस्तीन और इज़राइल की सबसे ज़्यादा अपडेट देने वाला पूरे हिंदुस्तान में वाहिद इकलौता मैं हूँ। तो जितना मुझे पता होगा ना, किसी को नहीं पता होगा। तो गाज़ा की कोई एम्बेसी ही नहीं है। पहली बात, गज़ा की कोई एम्बेसी नहीं है। यहाँ से जब आप मदद फ़िलिस्तीन की एम्बेसी को देते हैं तो फ़िलिस्तीन की एम्बेसी रेड क्रिसेंट सोसाइटी या दूसरी उन UNHRC संस्थाओं को फंड दे देती है, रिलीफ फंड के द्वारा। वो उसी फंड का इस्तेमाल करके रेड क्रिसेंट जो फ़िलहाल अभी गाज़ा में मौजूद है, वो खाना, पानी, दाना, वो सब मदद करती है। अब आप ये सोचो कि हम 500 रुपये फ़िलिस्तीन को दे रहे हैं, पता नहीं ये पहुँचेगा कि नहीं। 500 रुपये देने के लिए इतना सोच रहे हो? ठीक है, आप अपने पड़ोस में देखो, आस पड़ोस में देखो, उनको आप मदद पहुंचा दो। भारत में बहुत गरीब हैं, लेकिन भारत के लोग बड़े मोहब्बती हैं। उनका बस चले जिगर चीर कर, निकाल कर, जिगर हाथ में रखकर फ़िलिस्तीनियों को दे दें। ये भारत के मुसलमानों की मोहब्बत है फ़िलिस्तीनियों के लिए। जो कल तक कह रहा था कि भाई मैं 5000 रुपये आस पड़ोस के गरीब को दूंगा, दे दिए मैंने, लेकिन आज उसने अपना फ़िलिस्तीन के लिए इतना बड़ा दिल किया हुआ है कि नहीं, 5000 में आस पड़ोस के गरीबों को तो दूंगा ज़रूर, लेकिन 10,000 रुपये मैंने बचाए हुए हैं कि मैं फ़िलिस्तीन तक पहुंचाऊंगा। अब बीच में कोई आगे कहता है भाई वहाँ तो पैसे जा नहीं सकते, आप अपने पड़ोस में देख लो। नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फ़िलिस्तीन को भूल जाएँ। कोई अगर सोर्स है तो पहुँचाने की कोशिश। अब वो अलग बात है कि आपने फ़िलिस्तीन एम्बेसी को दे दिया और फ़िलिस्तीन एम्बेसी अगर कोई कांड कर जाए कि भाई वही उन्हीं की सरकार कोई कांड कर जाए कि हम गाज़ा को ना दे, हम फलां, तो फिर भी कब्र में हमें तो नहीं पकड़ा जाएगा ना यार। हम तो बड़े जिम्मा हैं कि परवरदिगार, हमने तो अपने हिसाब से अपना 100% जो हमारा सोर्स था हमने वो पूरा इस्तेमाल किया। अब वहाँ तक नहीं पहुँचा तो वो उनका ईमान, उनके कब्र में उनको पकड़ा जाएगा। 500 रुपये देने के लिए इतना चल रहा है खेल, तो भाई माफ़ करो। फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, तो मैं अभी लगभग 1-1.5 लाख रुपया हुआ है, क्योंकि लोग ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जिसके जो हिसाब से, तो आप इस अकाउंट पर, इस स्कैनर पर जो आप पे कर दीजिए। और आपको पता है मेरे सामने कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं किसी का बाप की नहीं सुनता। मैं नीट एंड क्लीन हूँ। जितना अमाउंट आएगा उतना आपको बताकर फ़िलिस्तीन की एम्बेसी में जाकर रिसीविंग लेकर, जो उनकी सरकारी फ़िलिस्तीन की स्लिप होगी स्टैम्प के साथ, रसीद नंबर के साथ, पूरी रसीद के साथ, फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर के हाथ में मैं पैसा दे के आऊँगा जैसे पहले दिया था। स्कैनर इस्तेमाल करिए। फिर कह रहा हूँ, पहले अड़ोस पड़ोस में देखिए, और फिर भी आपका दिल नहीं मानता, आप कहते हैं कि भाई हमने अड़ोस पड़ोस में कर दिया, ये फ़िलिस्तीन को करना है तो ज़्यादा। क्योंकि पता है क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि कोई
अरबी बोलने वाला शख्स है फरहान या जो हिंदुस्तान लाइव वाले भाई हमारे बता रहे थे कि कोई एक अरबी व्यक्ति है अपनी बीवी के साथ बच्चों के साथ मस्जिदों के बाहर जा रहा है और फर्राटेदार अरबी बोल रहा है और कह रहा है हम गाज़ा से हैं, फ़िलिस्तीन से हैं, आप हमें चंदा दीजिए, हम वहाँ जाएंगे। तो ये फ्रॉड चल रहा है बहुत तगड़ा। और वीडियोस जो हैं, वीडियोस गाज़ा की लेकर लोग वीडियो उसको एडिट करके अपने मोबाइल का बारकोड लगाकर उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं वो उस पर स्कैन करके पैसा भेज देते हैं। तो ये एक अलग फ्रॉड चल रहा है। लेकिन जो आपके ही बीच में कुछ ऑथराइज ईमानदार हैं जो सबूत के साथ काम कर रहे हैं ना, तो उन पर भरोसा कर सकते हैं आप। और आपको पता है रज़ाग्राफ़ी का मतलब है भरोसा। तो ये बारकोड है, आप शेयर कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग मुझे मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, तो बस उनके लिए है ये कि अगर आपको करना ही है तो आप करिए। जितना भी अमाउंट होगा इंशाल्लाह मैं पहुंचा दूंगा। जय हिंद।